गुड आफ्टरनून बच्चों। एसएसएन आईएएस पीएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मुख्य परीक्षा एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत पेपर 4 को डिस्कस कर रहे हैं। नीति शास्त्र यानी कि पेपर 4 उसके अंतर्गत बेटा एक टॉपिक है सामयिक बुद्धि, जिसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसको हम आज समझने वाले हैं। पेपर के नजरिए से हम थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। आधार क्या है, इसके परिभाषाएं, इससे संबंधित कुछ तथ्य, इसकी अवधारणा क्या है, संबंधित शब्दावलियां क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, शासन में क्या उपयोगिता है और प्रशासन में क्या उपयोगिता है। चलिए अब हम इसके आधार के तहत ये देखने वाले हैं। बच्चों आपको पता है कि मनुष्य जो है एक चेतन प्राणी है। वैसे तो आपने सुना होगा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जो कि समाज में रहता है तो उसमें चेतना भी रहती है। चेतना का अर्थ क्या हुआ? चेतना का अर्थ ये हुआ, आपने एक शब्द सुना होगा जड़। तो जड़ और चेतन दो शब्द सुने होंगे जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जड़ का अर्थ है जिसके अंदर कोई संवेदनाएं, कोई दया, करुणा भाव कुछ भी नहीं है। जबकि चेतन का अर्थ ये है कि उसके अंदर चेतना है, मतलब वो सोच सकता है, आसपास के परिवेशों को समझ सकता है। बेटा ये जो चेतना होती है, इस चेतना के हमें दो पक्ष देखने को मिलते हैं। पहला पक्ष है बुद्धि पक्ष। बुद्धि पक्ष का अर्थ क्या हुआ कि जो व्यक्ति है वो अपने परिवेश या कि एटमॉस्फेयर के अंतर्गत क्या हो रहा है उसको जानता है और उससे प्रभावी ढंग से निपटने की कोशिश करता है। और इसको कुछ जो बुद्धि पक्ष है, इसको कई बार हम आईक्यू से समर्थित करते हैं। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। कुछ मनोवैज्ञानिक ऐसे हैं जैसे प्रोटो हैं, डेकॉर्ट हैं, ईगल हैं। इन्होंने बुद्धि पक्ष का समर्थन किया और कहा कि व्यक्ति की सफलता में आईक्यू बहुत मायने रखता है। तब तक खैर भाव पक्ष या इमोशन वाले फैक्टर का विकास नहीं हुआ था। बाद के कुछ मनोवैज्ञानिक आए जैसे कि वेस्लर और गोल्डमैन। इन्होंने कहा कि आईक्यू के साथ साथ आपका ईक्यू यानी कि इमोशनल क्वोशिएंट भी मैटर करता है। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आईक्यू और ईक्यू जो हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं बच्चों। आईक्यू और ईक्यू दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कैसे पूरक हैं इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपको पता है कि पुरुषों के अंदर भी भाव होते हैं, करुणा होती है, लेकिन क्या वे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं? नहीं। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो अपने बुद्धि के साथ साथ अपने भावों को यानी कि अपने संवेगों को भी एक तरीके से नियंत्रित करता है। चलिए क्वेश्चन का हम दूसरे मुख्य बिंदु पर आते हैं बच्चों, परिभाषाएं। वैसे परिभाषाएं तो आपको जहां तक है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ही देनी है, लेकिन पहले हम एक सामान्य परिभाषा को देखते हैं, उसके बाद हम मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा को भी देखेंगे। तो पहली परिभाषा आपसे क्या कह रही है कि मनोभावों या संवेगों को समझने और उनका उचित ढंग से प्रबंधित करने की कला। मतलब मान लीजिए कि आप घर में गए और आपके पिताजी बहुत गुस्से में थे। आपने एक मनोभाव ये देखा कि पिताजी कैसे हैं, क्रोध में हैं, तो आप उनको कुछ बतलाने वाले होंगे। लेकिन जैसे देखा आपने कि वो क्रोध में है, तो आपने क्या किया कि पहले समझा कि पापा से अभी बात करना उचित नहीं है। उसके बाद ये आपने जब सोचा कि बात करना उचित नहीं है, मतलब आप उसको प्रबंधित कर रहे हैं और आपने सोचा कि हम उसको थोड़ी देर बाद उनसे बात करेंगे। उसी प्रकार अगर हम दूसरे डेफिनेशन या परिभाषा को देखें तो यह एक ऐसी बुद्धि है जिसमें व्यक्ति अपने संवेगों की पहचान कर उन पर नियंत्रण, संवेग आते हैं आप उस पर नियंत्रण करते हैं, उसके द्वारा कार्य कुशलता और सफलता हेतु प्रभावी ढंग से निपटता है। क्लियर? चलिए बच्चों, तो ये दोनों डेफिनेशंस आपको लिखनी है। चलिए अब हम देखते हैं परिभाषाओं में मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सामयिक बुद्धि की परिभाषा। तो पीटर और सालोवी दो मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामयिक बुद्धि को परिभाषित करते हुए कहा
कि सांवेगिक बुद्धि भावनात्मक यानी कि इमोशन एवं बौद्धिक विकास को उत्पन्न करने से साथ बनती है, या इन दोनों को, यदि भावनात्मक समझ है आपके अंदर और आपके अंदर बौद्धिक विकास है, तो इन दोनों के समन्वय से सांवेगिक बुद्धि बनती है। इन्होंने सांवेगिक बुद्धि बनने की प्रक्रिया को कुछ पदों के अनुसार बताया है। जैसे पहला पद है संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, यानी कि पहले पद में आप संवेगों से रूबरू होते हैं, संवेगों को आप प्रत्यक्ष देखते हैं। दूसरी प्रक्रिया है संवेगों का विचार प्रक्रिया से समन्वय। वो जो संवेग हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, उसका आपके विचार प्रक्रिया के साथ समन्वय होता है। उसके उपरांत तीसरा पद जो है, उसमें आप संवेगों को समझते हैं। तो जो तीसरा पद है वो है संवेगों को समझना। तो आप संवेगों को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि माता पिता हमें डांटते हैं, गुरुजन हमें डांटते हैं, तो हमारे ऊपर क्रोध करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे स्नेह है उनका, आपके लिए चिंता है। तो आप संवेग को समझ गए कि इसीलिए डांटा जा रहा है हमें, क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए डांट रहे हैं वो, या हमारे लिए चिंतित हैं। उसके उपरांत आप संवेगों का प्रबंधन करते हैं। संवेगों का प्रबंधन, संवेगों का प्रबंधन विशेषतः नकारात्मक जब हो। उदाहरण के तौर पर यदि बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा उसे डांट रहे हैं, किस लिए डांट रहे हैं, उसे लग रहा है कि नहीं हमारा बुरा चाहते हैं, वो नकारात्मक सोच है, उसको प्रबंधित करना। तो पीटर और सालोवी ने सांवेगिक बुद्धि क्या है, उसके बाद यह कितने पदों में संपन्न होती है, उसको बताया। बच्चों हम देख लेते हैं सांवेगिक बुद्धि से संबंधित कुछ तथ्य जो एग्जाम में आपको, आप जब लिखेंगे इन तथ्यों को, तो थोड़ा सा आपका क्वेश्चन जो है वो इंक्रीज होगा या बढ़ेगा। तो इसे सर्वप्रथम अरस्तु ने बताया, ग्रीस के दार्शनिक। 1985 में वेनपेन नामक मनोवैज्ञानिक ने EI शब्द दिया। देखिए बेटा, EI इन्होंने शब्द दिया था। उसके उपरांत 1990 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया पीटर तथा सालोवी के द्वारा, जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि पीटर और सालोवी ने पहली बार इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। उसके बाद बेटा 1995 में इसकी एक विस्तृत व्याख्या दी थी डेनियल गोलमैन ने। डेनियल गोलमैन की एक पुस्तक है बेटा, उस पुस्तक का नाम लिख लीजिएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट। तो इस पुस्तक के अंदर उन्होंने इसकी एक विस्तृत व्याख्या दी। चलिए बच्चों, अब हम सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा देखते हैं। अवधारणा में क्या कहती है? तो बेटा संवेग जो है वो पशुओं में भी पाया जाता है। फिर पशुओं और मनुष्य में किस बात का अंतर होता है? पशु जो होते हैं बेटा, वो अपनी बुद्धि का जो है वो एक तरीके से उपयोग नहीं कर सकते हैं। भाव तो उनके पास होते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि का अभाव होता है। जबकि जो मनुष्य बेटा वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर अपने संवेगों को प्रबंध करता है। इसकी पहली अवधारणा हमें यही बताती है। इसके उपरांत व्यक्ति के अंदर जो अभिवृत्ति है और उसकी अभिरुचि, उसका मनोवैज्ञानिक ढंग से निष्पादन करता है या निर्धारण करता है कौन? सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा। और इसके साथ ही बेटा व्यक्ति की उत्तरजीविता और अनुकूलन इस बात पे निर्भर करती है कि उस व्यक्ति ने अपने संवेगों का कितना और कितनी मात्रा में प्रबंधन किया। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं संबंधित शब्दावली।
सामयिक बुद्धि से ही संबंधित कुछ मिलते जुलते शब्द, जिसमें से पहला बेटा सामाजिक बुद्धिमत्ता। तो सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या है? तो ये बेटा सामाजिक संबंधों को ठीक से निभाने के लिए उचित विकल्प चुनने की क्षमता है, जिसे हम सामाजिक बुद्धिमत्ता के नाम से जानते हैं। इसका प्रतिपादन एडवर्ड थॉर्नडाइक 1920 में इन्होंने किया था। देखिए, जब कभी भी किसी मनोवैज्ञानिक का नाम है तो आप उसको नोट डाउन जरूर कर लें। उसी तरीके से जो दूसरी शब्दावली बेटा वो है बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत। इसका प्रतिपादन हॉवर्ड गार्डनर ने 1983 में किया था। तो बहुल बुद्धिमत्ता का सिद्धांत क्या कहता है? तो बेटा बहुल बुद्धिमत्ता, इन्होंने नाम से समझ में आ रहा है बहुल, इन्होंने लगभग 8 सिद्धांत दिए सामयिक बुद्धि से संबंधित, जिसमें से 2 का संबंध जो है वो पूर्णतः सामयिक बुद्धि से है। इन्होंने एक अंतः वैयक्तिक और एक बेटा अंतर वैयक्तिक, तो जो ये 2 सिद्धांत हैं इनका संबंध आईक्यू से है। अंतर वैयक्तिक का मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति के अंदर खुद संवेदनाएं समझता है वो, यानी कि स्वयं या अपनी संवेदनाओं को समझता है। और अंतर वैयक्तिक का मतलब वो बेटा कि वो दूसरे की भावनाओं को समझता है, दूसरे की भावनाओं को समझकर उनका प्रबंधन करता है। जबकि अंतर वैयक्तिक में वो स्वयं की भावनाओं, आपको पता है कि आजकल जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको स्वयं के अंदर ही नहीं पता होता कि वो बेसिकली चाहते क्या है, करना क्या चाहते हैं। जबकि अंतर वैयक्तिक अवधारणा में क्या हो रहा है कि जो विद्यार्थी है, जो भी व्यक्ति है, वो अपनी भावनाओं को देख रहा है, अपनी भावनाओं को समझ रहा है, और अंतर वैयक्तिक में दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझता है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं सामयिक बुद्धि की उपयोगिता या इसका महत्व। वैसे तो यदि आपसे 3 मार्क्स में पूछे तो आप इतने सारे हैं, आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं, आपके 6 मार्क्स में भी हो जाएगा, ये सफिशिएंट है। तो आंतरिक बल, यानी कि जिसमें जो भी व्यक्ति ईक्यू रखता है, इमोशनल क्वोशेंट है, उसके अंदर ईआई है या सामयिक बुद्धि से पूर्ण है, उस व्यक्ति के अंदर एक आंतरिक बल मौजूद रहता है जो उसे लगातार कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करता है। उसी तरीके से दूसरा है दक्षपूर्ण कार्य निष्पादन। व्यक्ति अपने कार्य जो है उसमें दक्ष यानी कि लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ उसका निष्पादन करता है, या एक तरीके से उस कार्य को पूर्ण तरीके से कर पाता है। मानवता रक्षा, उसके उपरांत है सफलता जीवन के हर क्षेत्र में। सामयिक बुद्धि का उपयोग करने वाला हर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में लगभग सफल होता है। संतुलन तथा शांति, उसके उपरांत है बेहतर संबंध निर्माण। यदि आप अपने संवेगों का बेहतरीन ढंग से प्रबंधन कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आपके संबंध जो है वो हर व्यक्ति से एक बेहतर होंगे। सहयोग प्राप्त करना, आप हर परिस्थिति में सामने वाले व्यक्ति से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। प्रभावी नेतृत्व, जब इतनी सारी क्वालिटीज आपके अंतर्गत आएंगी, आपके अंदर आएंगी, तो एक तरीके से आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता आएगी, और क्षमता साथ ही वो प्रभावी होगी, प्रभावपूर्ण होगी। उसके बाद आपके अंदर सकारात्मकता का विकास होगा। अनुकूलन व सामंजस्य, आप चीजों के साथ बिठा पाएंगे। और आखिरी बेटा अभिप्रेरण व उत्तरदायित्व, आप सेल्फ मोटिवेट होंगे और आपके अंदर एक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में। आखिर एक सिविल सर्वेंट को क्यों सिखाया जाता है सामयिक बुद्धि? तो ऑब्वियस है कि उसकी प्रशासन और शासन के अंदर क्या उपयोगिता है, तो हम देखने वाले हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने सामयिक बुद्धि का उपयोग कर रहा है, या कोई सिविल सर्वेंट है वो अपने EQ या EI का उपयोग कर रहा है, तो यकीन मानिए कि वो जनहितकारी प्रशासक के रूप में सामने आएगा। तो पहला पॉइंट है जनहितकारी प्रशासक।
बेटा ये जो 10 लिखे हैं मैंने कुछ प्रशासन में महत्व, तो ये एक सब हेडिंग हो सकता है। आप जब क्वेश्चन को जब आंसर लिखने बैठे तो आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। दूसरा है दबाव तथा तनाव प्रबंधन। आपको पता है कि लगभग एक लोक सेवक को कई अभावों का सामना करना पड़ता है। कम चीजों में ज्यादा करना, तो एक तरीके से उसके ऊपर दबाव है, सरकार का दबाव है, जनता का दबाव है। यदि वो अपने संवेगों को उचित ढंग से उपयोग करेगा तो यकीनन वो दबाव तथा तनाव रहित रहेगा या उसका प्रबंधन कर सकता है। उसके उपरांत एक स्वस्थ कार्य संस्कृति का विकास होगा। उसके बाद है कि वो प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य प्रेरणा को बनाए रखेगा, यानी अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करता रहेगा। उत्तरदायित्व की भावना का विकास होगा और उसके उपरांत है प्रबोधक संचार कायम होगा, यानी कि वो व्यक्ति को अपनी बात एक कुशल तरीके से पहुंचाने में या बताने में सक्षम हो पाएगा। उसके बाद है कुशल नेतृत्व क्षमता का विकास होना। फिर है जनता का विश्वास। मजबूत लोकतंत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि जनता का यदि विश्वास है, प्रशासन में विश्वास है, लोकतंत्र में विश्वास है, सरकार के ऊपर विश्वास है, तो ये एक मजबूत लोकतंत्र की निशानी है। उसके उपरांत है बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति। सामयिक बुद्धि के द्वारा बड़े बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन में बड़े लक्ष्य कई निर्धारित मापदंडों के होते हैं, तो उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। उसके बाद है लोकतंत्र की मजबूती। एक तरीके से सामाजिक आर्थिक विकास, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और एकता व अखंडता की रक्षा का खाका खींचना है। इस वीडियो में बेटा फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। आप अपने कमेंट बॉक्स में इस क्लास के बारे में जो भी विचार हैं आप बता सकते हैं। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।